हेलो दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बजट को। बजट क्या है? बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और उनका एक्सपेंडिचर जो होता है उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये हम सब ने समझा है फ्रेंड, ठीक है। बजट प्रोसीजर कैसे होता है? तो बजट प्रोसीजर रिफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस। ये एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है। उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग लोग बैठते हैं, अधिकारी गण वगैरह बैठते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट की आने वाले साल में कितना खर्चा करना है, कितना रिक्वायरमेंट होगा, वो सब प्लान आउट करते हैं। और वो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसको बजट को पूरा बनाती है। और वो बजट को पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा एक बजट प्रोसीजर कैसा होता है? फॉर्मल प्रोसेस होता है थ्रू विच गवर्नमेंट प्लान्स डेवलप, अप्रूव, एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर इस बजट। ठीक है फ्रेंड। अब नीड क्या है गवर्नमेंट बजट की? यहाँ पे दो नीड होती है मेनली फ्रेंड, एलोकेशनल नीड और फंक्शन। एक एलोकेशनल नीड होती है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशनल नीड होती है फ्रेंड, ठीक है। अब एलोकेशनल नीड कैसे, ये हम समझते हैं। जब मार्केट में कोई प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, उस टाइम में गवर्नमेंट कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करती है, इसको बोलते हैं एलोकेशनल नीड। इसमें अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे पब्लिक गुड प्रोवाइड करने में आते हैं, एक्सटर्नलिटी करेक्शन, मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये चार चीज़ें मेनली यहाँ पे एलोकेशनल नीड में आएगी। अब पहले पब्लिक गुड्स प्रोविजन। पब्लिक गुड यानी कि क्या? तो हम सबको बहुत सारी गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती है, ठीक है। सुविधाओं में हम देखें तो डिफेंस है, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह, तो ये सब सर्विस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट फंड्स दिस थ्रू टैक्सेशन। हमारे पास से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उसी टैक्स से क्या करती है गवर्नमेंट? पब्लिक गुड्स की ये सारी की सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करती है। ये एक गवर्नमेंट का, ये बजट का एक प्रावधान है, बजट का एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नलिटी करेक्शन। जैसे कि बजट क्या करता है? यूज टू सब्सिडाइज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सब्सिडी प्रोवाइड करती है कुछ पॉजिटिव चीज़ों में, जिसका हमारे समाज में कुछ अच्छा, उसका कुछ वेलफेयर के लिए यूटिलाइजेशन होना है, उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, तो उसके लिए हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। दूसरा, जो ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है समाज के लिए, नेगेटिव है, उनके ऊपर टैक्स लगाती है या उसको ज़्यादा रेगुलेट करती है, ताकि वो चीज़ों को कम एनकरेजमेंट मिले। जैसे कि एग्जाम्पल है पोल्यूशन, ठीक है। अब मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। गवर्नमेंट प्रमोट सोशली डिजायरेबल गुड्स। जो अच्छी चीज़ें हैं, सोशली डिजायरेबल है, उसको प्रमोट करती है। एग्जाम्पल इसका है वैक्सीन। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू वैक्सीन को प्रमोट करेगी, वाइल डिस्करेजिंग हार्मफुल वंस। जैसे टोबैको है, तंबाकू जो लोग खाएंगे तो उसकी वजह से कैंसर जैसी अलग अलग बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या प्रमोट नहीं करेगी, इसको उल्टा डिस्करेज करेगी। और कैसे डिस्करेज करेगी? तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू टैक्स लगाएगी और टैक्स लगा के टोबैको जैसी चीज़ों को डिस्करेज करेगी। ये गवर्नमेंट का बजट के थ्रू फंक्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। बजट एलोकेट्स फंड्स फॉर रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए बजट अलग अलग वे में फंड एलोकेट करेंगे, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, विच प्राइवेट फर्म्स में अंडर इन्वेस्ट इन सब चीज़ों में, रोड में, ब्रिज है वगैरह है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें प्राइवेट जो कंपनीज है तो उसका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बजट से पैसे एलोकेट किए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। बजट बिल्डिंग रेल हाईवे बनवाने, फंडिंग पब्लिक स्कूल और सब्सिडाइजिंग रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब एलोकेशनल नीड या फंक्शन में आ गया। अब दूसरा फंक्शन हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशनल नीड और फंक्शन। इसमें मेनली क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशनल फंक्शन इन्वॉल्व रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी टू एंश्योर फेयर सोसाइटी। सोसाइटी एक फेयर हो, जहाँ पे ऐसा ना हो कि गरीब और अमीर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो। ऐसा चीज़ ना होने के लिए गवर्नमेंट बजट के लिए फ्रेंड क्या करेगी? तो ज़्यादा जैसे वेल्दी लोग हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर क्या करेंगे? ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। और गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा छूट छाट देंगे, ताकि जो इन दोनों के बीच की इनकम इनइक्वालिटी है वो कम होगी, वेल्थ इनइक्वालिटी कम होगी। ये कैसे किया जाता है ये फंक्शन? तो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोविजन है, दूसरा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू होता है, सब्सिडी एंड ग्रांट के थ्रू होता है, मिनिमम वेज लॉ एंड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट्स के थ्रू, ये अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे पहले देखते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन।
हायर इनकम इंडिविजुअल्स पे अ लार्जर शेयर, जैसे इनकम टैक्स ब्रैकेट, डायरेक्ट इनकम टैक्स हम फ्रेंड देखें, ये डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। अब जो जो इंसान की इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो 12 लाख तक क्या है फ्रेंड, उनके लिए वो 12 लाख तक की किसी की अगर ईयरली सैलरी है तो उनके लिए लोअर टैक्स है। फिर उसके ऊपर जाते हैं अगर, तो उस 12 से 18 या कुछ ऐसा प्रोविजन स्लैब है फ्रेंड, ठीक है, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो उनके लिए अलग टैक्सेशन का अलग ब्रैकेट में आते हैं। और अगर इंसान की इनकम 30 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए अलग अलग। तो जैसे 30% जितना हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में कि जिसकी इनकम ज़्यादा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ट्रांसफर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी ये चीज़ें कर रही है। याद करो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कोई अगर यूथ है उनकी सर्टेन एज है और उसको जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ बेनिफिट देते हैं। फिर महिलाओं को या आफ्टर सर्टेन एज पेंशन दिया जाता है, फूड सब्सिडी दी जाती है, हेल्प लोअर इनकम ग्रुप, ताकि लोअर इनकम ग्रुप है उनको हेल्प हो सके। सब्सिडी एंड ग्रांट्स, टारगेटेड सपोर्ट फॉर एसेंशियल सर्विस, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस है उसमें टारगेटेड सपोर्ट सब्सिडी एंड ग्रांट के थ्रू दिया जाता है। जैसे हाउस बनाए जाते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आयुष्मान योजना, ये क्या है आयुष्मान स्कीम, तो ये हेल्थ केयर के लिए ये सब्सिडी, ये वन टाइप ऑफ सब्सिडी या तो ग्रांट उसको कह सकते हैं, वो ये फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। मिनिमम वेज लॉस एंड लेबर प्रोटेक्शन, दो नॉट डायरेक्टली ए बजट आइटम। मिनिमम वेज एंड लेबर प्रोटेक्शन ये डायरेक्ट बजट आइटम फ्रेंड नहीं है, पर इन्फोर्समेंट कोस्ट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये सब जाएगा कहाँ से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के थ्रू। तो ये सब हमने क्या देखा फ्रेंड, बजट के फंक्शन, ठीक है। पॉलिटिकल नीड भी एक होती है फ्रेंड, कंट्रोल ओवर पब्लिक पर्स एज इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बजट का मेनली यूटिलाइजेशन होता है। अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक इसमें बजट में, गवर्नमेंट बजट में समझना है हमें, कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के अलग अलग कुछ कंपोनेंट हैं, तो इसमें हम समझेंगे पहले बजट के क्लासिफिकेशन। बजट का आर्टिकल फ्रेंड कौन सा है, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन makes requirement India to present before the parliament a statement of estimated receipt and expenditure of government। गवर्नमेंट का जो एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना आना है और गवर्नमेंट के अकाउंट से कितना एक साल में जाना है, वो सारी की सारी चीज़ों को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, ठीक है, वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 112, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपोनेंट में अगर बात की जाए बजट के, तो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे फ्रेंड, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड दूसरा कैपिटल बजट। और ये यूपीएससी 2021 में ये डायरेक्ट इसका डिफरेंस पूछा गया है फ्रेंड, ठीक है। Revenue and capital budget are two distinct components of a government's overall budget framework, each serving different purpose। दोनों का अलग अलग पर्पज है एंड मैनेजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं। अब हम डिफरेंस समझेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट का फ्रेंड, ठीक है। इन दोनों का हम डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस इन दोनों का क्या है। तो सबसे पहले फोकस, रेवेन्यू में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा फ्रेंड, तो डे टू डे एक्सपेंसिस एंड रिसिप्ट। गवर्नमेंट का डे टू डे जो एक्सपेंस होना है, जो उनका खर्चा होना है, एंड गवर्नमेंट के डे टू डे जो रिसिप्ट यानी कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा, कैसे आएगा, टैक्स के थ्रू आ रहा है या कहीं पे किसी चीज़ पे फाइन लग रहा है, फीस लग रही है, तो इन सब से आ रहा है, ये सब चीज़ें रेवेन्यू बजट में आएगी फ्रेंड, ठीक है। अब कैपिटल बजट में कौन सी चीज़ें आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और एसेट क्रिएशन जो जिस चीज़ में हो रहा है वो सब कैपिटल बजट में आएगी। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे कुछ नई फैक्ट्री बनाई है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, या गवर्नमेंट की अकाउंट, गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया है मनी को, या गवर्नमेंट का सरप्लस है, स्पेसिफिक लेवी कहीं पे लगा रहे हैं, तो ये सब कैपिटल बजट के अकाउंट में आएंगे फ्रेंड, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट के रेवेन्यू, अब इन दोनों चीज़ में भी रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, इन दोनों में भी दो डिफरेंस है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है फ्रेंड और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
और कैपिटल में भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सी चीज़ें आने वाली है, यहाँ पे टैक्स होगी, फीस एंड फाइन्स वगैरह हो गए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सी चीज़ें आएगी, जो गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो IAS IPS वगैरह या टीचर वगैरह स्कूल के या डॉक्टर है, इन सब की सैलरी होती है, वो सैलरी सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जो यूरिया की सब्सिडी होती है, फर्टिलाइजर वगैरह की, तो ये सब्सिडी भी रेवेन्यू बजट में आ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और सोशल प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, वो सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आना है। अब कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा फ्रेंड, कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट जो भी सारी चीज़ें बोरो कर रही है, बोरो करती है, कुछ बॉन्ड इश्यू करते हैं, बॉन्ड इश्यू करके गवर्नमेंट सामने बोरो करेगी, उनके पास पैसे कम होंगे, तो वो सारी चीज़ कैपिटल रिसिप्ट में आने वाली है। सरप्लस जो होगा गवर्नमेंट के पास है वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, और स्पेसिफिक लेवी कहीं पे लगा रहे तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। अब एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा, तो गवर्नमेंट नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सपोज आप हॉस्पिटल आपके डिस्ट्रिक्ट में बना रही है, तो वो हॉस्पिटल को बनाने में जो खर्चा आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सपोज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है या रोड बना रही है, तो ये सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में होने वाला है। रेवेन्यू बजट का ऑब्जेक्टिव फ्रेंड क्या है मेनली, तो फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। हम सब ने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा है फ्रेंड, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, और उसको 2025-26 तक क्या है 4.5 से कम रखना है, 4.5% से कम रखना है, ठीक है, ये एक टारगेट है। तो ये इसको मेंटेन करना फ्रेंड, ठीक है, इसको मेंटेन करना, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी। तो रेवेन्यू बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और कैपिटल बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएगी, कैपिटल प्रोजेक्ट वगैरह बनाएगी, नई नई फैक्ट्रीज बनाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाएगी, और वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा। वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज़ होगी या तो एक्सपोर्ट होगी, तो उसकी वजह से क्या हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो कैपिटल बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्रेंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट का इम्पैक्ट क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करती है, जबकि कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाएंगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे रिसिप्ट वर्सेस एक्सपेंडिचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड, ठीक है, रिसिप्ट वर्सेस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम रिसिप्ट से समझते हैं। रिसिप्ट में भी दो चीज़ें आएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। हमने ऊपर देखा था डिफरेंस, वहाँ पे फ्रेंड डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस में अलग अलग हमने चीज़ों पे, ऑब्जेक्टिव उस चीज़ का क्या है, फोकस एरिया क्या है, उन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीज़ों पे एक बात करना है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा, कौन सी चीज़ें, कौन से कंपोनेंट रेवेन्यू रिसिप्ट में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस तरह फ्रेंड पूछते हैं मैं इसमें, इसलिए हमारे लिए यहाँ पे याद करना जरूरी है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो चीज़ में टैक्स लगाएंगे और उसके थ्रू इनकम आएगी उसको बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू। इनकम टैक्स हुआ, GST हुआ, कस्टम ड्यूटी हुई, एक्साइज ड्यूटी हुई, या कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी की सारी टैक्स रेवेन्यू आ जाएंगे। और कुछ चीज़ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू तो है फ्रेंड, पर ये टैक्स के रूप में नहीं आ रही और किसी फॉर्म में आ रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, ONGC वगैरह जैसी कंपनी है, तो वहाँ से कुछ डिविडेंड आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वगैरह और उस पर इंटरेस्ट वापस मिल रहा है, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। गवर्नमेंट कहीं फीस लगा रही है, कहीं फाइन लगा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या कौन सी चीज़ आएगी फ्रेंड, तो बोरोइंग, गवर्नमेंट किसी भी कहीं से भी पैसे ले रही है, कहीं पे पैसे उनको गवर्नमेंट को ज़रूरत है और वो बोरो कर रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगी। इसमें बोरोइंग में मार्केट से लोन लिया जाता है या एक्सटर्नल लोन, जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह के पास से भी गवर्नमेंट लोन लेती है, तो ये सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। और अदर रिसिप्ट क्या हो सकता है फ्रेंड, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर बात की। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि इसमें सपोज ONGC है, ठीक है, ONGC का कुछ शेयर है जो गवर्नमेंट के पास है, अब उसमें शेयर को कम किया जाता है, वहाँ पे 51% से कम किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट से क्या है, वो चीज़ों को गवर्नमेंट अपना शेयर है वो प्राइवेट पार्टी को दे देगी, तो गवर्नमेंट को मिलेंगे पैसे, वो पैसे हैं डिसइन्वेस्टमेंट में, वो कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे। लोन रिकवर गवर्नमेंट करेगी या स्मॉल सेविंग से कहीं पे पैसे आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड कैपिटल रिसिप्ट में आने वाली है।
अब हमें देखते हैं, ये रिसिप्ट देख लिया हमने, एक्सपेंडिचर देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किस चीज़ को बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने पहले भी बात की है, सैलरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है, या पेंशन कहीं पे दिया जा रहा है, सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, ग्रांट टू सब स्टेट, स्टेट को ग्रांट भी जाती है, जैसे डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा हो रहा है, सोशल स्कीम में जो खर्चा आ रहा है, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ्रेंड आता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी चीज़ें आएगी? ऊपर हमने जैसे देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड बनाने में आ रहा है कुछ खर्चा, ब्रिज बनाने में, रेलवे बनाने में, ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी कुछ कैपिटल, अगर कहीं पे कुछ मनी वगैरह, कैपिटल वगैरह इन्फ्यूज किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर डिफेंस कैपिटल आउटले है, लॉन्स टू स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी या स्टेट को लोन दिया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ्रेंड आएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग। बजट के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मेनली हम 3 टाइप के बजट यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे। एक है हमारा बजट का टाइप है जीरो बेस बजट, दूसरा है आउटकम बजट, और तीसरा है जेंडर बजटिंग। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। फ्रेंड वर्ड देखिए, जीरो बेस्ड बजट, यहाँ पे जीरो वर्ड ही इंपॉर्टेंट है कि उसका बेस एकदम जीरो रखा गया है। ठीक है, फिर दूसरा आउटकम, आउटकम यानी कि आउटकम रिजल्ट पे यहाँ पे फोकस करता है। और तीसरा है जेंडर बजटिंग, यानी कि बजट बनाने के वक्त जेंडर को ध्यान में रखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये 3 टाइप के बजट अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम जीरो बेस्ड बजट को समझते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस आर इवेल्युएटेड ईच टाइम अ बजट इज मेड। हर बार जब बजट बनता है, हर बार फ्रेंड जब फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है, उसके पहले बजट बनता है ना, तो हर बार जितना भी एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, जितना भी खर्चा होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आए हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो खर्चा होना है उस सब को इवेल्युएट किया जाएगा इस टाइम, एंड एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। अब अगर सपोज एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अगर 1 लाख करोड़ रुपए एक साल के लिए मांग रही है आने वाले साल में, तो वो क्यों मांग रही है फ्रेंड 1 लाख रुपए, उनको ज़रूरत क्या है, तो उसको उन डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा फ्रेंड कि हमें इस डिपार्टमेंट में इतना ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, तो ये चीज़ बनाने के लिए ज़रूरत है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत है, या कहीं पे एफोरेस्टेशन करवाने के लिए ज़रूरत है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा फ्रेंड। इसको बोलेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो बेस, बेस उसका एकदम जीरो होता है, एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन इज एनालाइज फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। एवरी फंक्शन, जो जो गवर्नमेंट का जितना फंक्शन है वो सब एनालाइज किया जाता है उसकी नीड और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया। अब दूसरा बजटिंग है, दूसरा टाइप है आउटकम बजट। आउटकम हमने वर्ड क्या शुरुआत में ही आपको समझाया कि वर्ड पे जाओ आप, आउटकम, आउटकम यानी कि रिजल्ट पे यहाँ पे फोकस करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड बजटिंग फ्रेंड। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस इसमें एनालाइज की जाती है कि उनका आउटकम क्या रहा, एंड वॉट द रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री हैज़ डन विद इट्स बजट आउटले। अगर पिछले साल मिनिस्ट्री को, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को सपोज 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, तो उस पैसों का उन्होंने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या रहा फ्रेंड, और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अगले साल के लिए उनको उनकी डिमांड फुलफिल की जाएगी। अगर उन्होंने काम, अगर 1 लाख करोड़ मांगा था पर 80,000 करोड़ का ही काम किया है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर पैसे दिए जाएंगे, उनकी डिमांड उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल की जाएगी। इट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटकम ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब तीसरा बजटिंग आया जेंडर बजटिंग यहाँ पे। तो जेंडर पर्टिकुलर फ्रेंड कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बजट में कोई स्कीम आ रही नहीं, तो उस स्कीम में उसका फ़ायदा जेंडर यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पे फीमेल, वुमेन के बारे में उसमें क्या प्रावधान किए गए, उनको कितना ध्यान में रखा गया है, तो उस टाइप के बजट को बोलते हैं जेंडर बजटिंग।
जेंडर बजटिंग इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच है फ्रेंड, वन टाइप ऑफ दैट फोकस ऑन एंश्योरिंग अ जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन। जो हमारा बजट बनेगा या कोई भी लेजिस्लेशन, कोई एक्ट बनता है, कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाती है या कोई स्कीम वगैरह नहीं आती है ना, तो वो उसमें जेंडर सेंसिटिव कितना रहे हैं, वो उन्होंने जेंडर सेंसिटिविटी पे फोकस कितना किया है, यानी कि जेंडर को कितना ध्यान में रखा है अपने बजट के या अपनी लेजिस्लेटिव प्रोग्राम या स्कीम को फॉर्मुलेशन करने में, तो उसको बोलते हैं जेंडर बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट बजट। इसमें गवर्नमेंट को बजट को एनालाइज किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है टू एसेस देयर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट जेंडर। अलग अलग जेंडर पे उनका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज इंट्रोड्यूस। अगर कोई रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सपोज मनरेगा है, उसको मनरेगा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जेंडर बजटिंग वुड एसेस वेदर वुमन हैव इक्वल एक्सेस टू द जॉब। तो अब इस मनरेगा स्कीम में जेंडर बजटिंग वाले क्या देखेंगे यहाँ पे कि क्या इस स्कीम में वुमेन को इक्वल जॉब मिल रही है क्या, इक्वल जॉब 50% उनकी पॉपुलेशन है तो उनको 50% जॉब मिल रही है क्या, इस एंगल को वो ध्यान में रखेंगे। एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस में सेफ्टी कितना है। फैसिलिटीज़ लाइक क्रेचे यानी कि धात्री माता, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो नए नए जन्मे होते हैं, तो माँ का दूध उनको पिलाने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। इंश्योरिंग द स्कीम ट्रूली बेनिफिट बोथ जेंडर, और इंश्योर करते हैं कि ये स्कीम है दोनों जेंडर, मेल एंड फीमेल दोनों को क्या है, ट्रूली बेनिफिट कर रही है कि नहीं। तो इस एंगल को पूरा का पूरा जेंडर बजटिंग में फोकस किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। ये है जेंडर बेस्ड बजटिंग। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। ये प्रोसेस को हम हमारे आंसर में लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस कैसे है वो हम समझते हैं। एनालाइजिंग सिचुएशन ऑफ वुमन एंड मेन इन स्पेसिफिक सेक्टर। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक सेक्टर में, अलग कोई सेक्टर है, सपोज हमने मनरेगा वाला देखा, इस स्पेसिफिक सेक्टर में वुमन एंड मैन दोनों की सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। फिर इवोल्यूट किया जाता है हाउ वेल द पॉलिसी एड्रेस जेंडर इश्यूज। जेंडर के कोई इश्यू है, जेंडर इश्यू हमने देखा था जैसे क्रैच फैसिलिटी वगैरह, तो उस इश्यू को कितना सही ढंग से उसको एड्रेस किया जाता है, उस चीज़ को इवोल्यूट करते हैं ये लोग। एसेसिंग सफिशिएंसी एंड बजट एलोकेशन फॉर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी। और यहाँ पे एसेस ये भी किया जाता है क्या कि ये जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी के लिए जो बजट में जितना एलोकेशन किया गया है, जितना पैसों का एलोकेशन किया गया है, वो क्या सही है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, या और इनको ज़रूरत थी, तो इस चीज़ को एसेस किया जाता है। एंड देन मॉनिटर करते हैं द एक्सपेंडिचर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। एक्सपेंडिचर सही ढंग से हो रहे या डिलीवरी ऑफ सर्विस सही ढंग से प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। एंड लास्ट में इवेल्यूट करते इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन द इनिशियल सिचुएशन, उनका इम्पैक्ट पॉलिसी का क्या हुआ। तो ये पूरा का पूरा जेंडर बजटिंग का प्रोसेस है फ्रेंड, ठीक है। ये सर्कुलर डायग्राम है। और ये हम जब जेंडर बजटिंग, क्योंकि एक बार ऑलरेडी जेंडर बजटिंग 2016 में यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसको हम याद करना चाहिए हमें। और जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर फिर से पूछा जाता है जेंडर बजटिंग को, तो ये चीज़ को हम उसमें हम हमारे आंसर में यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इंडिया में जेंडर बजटिंग का स्टेटस क्या है। शुरुआत में हमने देखा कि 2005-06 में इसको इनिशिएट किया गया था, और इंडिया बिकेम वन ऑफ द अर्ली एडोप्टर इन एशिया पूरे जो कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया सबसे पहला बना था कंट्री, वन ऑफ द फर्स्ट बना था जिसने जेंडर बजटिंग को इम्प्लीमेंट किया था, इन्होंने इनिशिएट किया था। जेंडर बजट स्टेटमेंट इज पब्लिश एनुअली एज पार्ट ऑफ यूनियन बजट। जो हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट होता है उसमें हर साल जेंडर बजट स्टेटमेंट को एक प्रेजेंट किया जाता है कि इसमें हमने जेंडर कंपोनेंट को इतना ध्यान में रखा, उनके लिए ये प्रावधान किए हैं, और ये स्कीम में इतना एलोकेशन किया गया है, और इसकी वजह से इतने लोगों को जॉब मिल रही है या इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो अलग अलग चीज़ों को इसमें जेंडर बजट स्टेटमेंट पूरा पब्लिश किया जाता है हर साल। बजट 2023-24 की बात है, उसमें 2.23 लाख करोड़ यानी कि 2.23 लाख करोड़ वो एलोकेटेड थ्रू जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग के थ्रू 2.23 लाख करोड़ इतना एलोकेशन किया गया था। और टोटल एक्सपेंडिचर का ये कितना है फ्रेंड, टोटल एक्सपेंडिचर का 4.9% है फ्रेंड। तो ये अच्छा खासा कंपोनेंट है यहाँ पे देखने को मिला है।
अभी क्या है, अभी की सिचुएशन, और 30 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट नाउ रिपोर्ट जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशन। 30 जितनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशन को ध्यान में रखा जाता है। ओके, अब फ्रेंड हमें वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे देखना है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे कि गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट यानी कि डेफिसिट माने तो रिसिप्ट गवर्नमेंट का होता है, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है उससे ज़्यादा खर्चा जा रहा है तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। यानी कि सपोज हम समझे कि हमारा सैलरी महीने का कितना है, 10,000 रुपये है, और जहाँ कह रहा है जहाँ मतलब खर्चा हो रहा है कितना, 12,000 रुपये अगर खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे 2,000 रुपये का क्या हुआ फ्रेंड, 2,000 रुपये का हुआ यहाँ पे डेफिसिट। तो इसको बोलेंगे डेफिसिट, जहाँ पे रिसिप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो फ्रेंड। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट डेफिसिट अलग अलग होती है। इसमें एक रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है या फिजिकल डेफिसिट है, अलग अलग चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड, ठीक है। Government deficit occurs when a government expenditure exceed its revenue in a given period. गिवन पीरियड यूजुअली यहाँ पे एक साल का होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है, यानी कि खर्चा है वो इस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। और ये गवर्नमेंट डेफिसिट इसी सिचुएशन में होता है। इन अदर वर्ड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड एंड व्हाट इट कलेक्ट्स इन अ टैक्सेस एंड अदर सोर्स। टैक्स के थ्रू या अदर सोर्स, ये दोनों मिला के कुल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, इसको बोला है कि गवर्नमेंट की डेफिसिट। दिस डेफिसिट लीड्स टू गवर्नमेंट बोरोइंग। अब ये डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या करेंगे, बोरो करेंगे गवर्नमेंट कहीं से ये गैप को भरने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि 2,000 क्या हो रहा है, 2,000 का मेरे पास यहाँ पे डेफिसिट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आ रहे थे 10,000, यहाँ पे मेरे पास आ रहे थे फ्रेंड कितने, 10,000, और जा रहे थे कितने, 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 रुपये की डेफिसिट हो गई। अब मेरे पास ये है नहीं और मैं ये कहाँ से लाऊंगा, तो मुझे कहीं ये 2,000 रुपये भरने के लिए कहीं से लाना भी तो पड़ेगा ना, तो ये बोरो करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड, ये बोरो करना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट में वहाँ पे गैप क्रिएट करती है और इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम सारे के सारे क्रिएट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए हमें अलग अलग टाइप की ये डेफिसिट समझना ज़रूरी है, खास डेफिसिट समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने शुरुआत में देखा था कि टैक्स या सैलरी वगैरह, टैक्स से, इंटरेस्ट से, अलग अलग चीज़ों से जो आता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा, तो तब होता है रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल टर्म में देखा जाए तो इट इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट जनरेटिंग इनफ इनकम टू मीट इट डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू पार्ट में क्या था, डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह थे। अब इस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट के पास में इनफ इनकम नहीं है फ्रेंड। सच है जैसे सैलरी से पैसा सही से नहीं आ रहा है, सब्सिडी या इंटरेस्ट पेमेंट से, विदाउट बोरोइंग। और यहाँ पे बोरोइंग कंपोनेंट फ्रेंड नहीं आएगा, ये याद रखना है। बोरोइंग कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला नहीं है, इस कंपोनेंट को खास याद में रखना है, ठीक है। रेवेन्यू में बोरोइंग कंपोनेंट नहीं आएगा और डे टू डे एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास से सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह से इनफ इनकम नहीं आ रही है, इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब क्या है वहाँ पे डेफिसिट हो गई, इनकम आ नहीं रही है, तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, इस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए करेंगे बोरो, किसी के पास से लेने जाएंगे। जैसे मेरे पास अगर 2,000 रुपये है नहीं पर मेरे पास से 2,000 रुपये कोई मांगने वाला है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं मेरे फ्रेंड के पास से, कई रिश्तेदार के पास जाऊंगा और उनके पास से 2,000 मांगूंगा। तो गवर्नमेंट भी ये कहीं अपने रिश्तेदारों के पास, यानी कि इंटरनल बोरोइंग या एक्सटर्नल बोरोइंग, बाहर से करेंगे बोरोइंग, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के पास से, इस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए। टू कवर ए रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट में बोरो थ्रू इश्यू ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे अलग अलग इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे वो बोरो करेंगे, तो डायरेक्टली तो जाएंगे और दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड इश्यू कर दे, बॉन्ड इश्यू करेंगे कि इतने रुपए का बॉन्ड हम इश्यू करें, और इस बॉन्ड यानी कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आपने गवर्नमेंट ने उनके साथ में एग्रीमेंट कर दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इतने का बॉन्ड हम आपको दे रहे हैं, और ये श्योरिटी देते हैं कि हमारे पास जब पैसे आएंगे, पैसे हम आपको इंटरेस्ट के साथ में दे देंगे और वापस अपना बॉन्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड इश्यू करके गवर्नमेंट बोरो करती है, और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट भी गवर्नमेंट के पास होती है जिससे डेट जनरेट होता है। दिस बोरोइंग एड्स टू द ओवरऑल पब्लिक डेट, और ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट उनके पास से, जिनके पास से ये पैसे मांगेगी बॉन्ड इश्यू करके, तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो ओवरऑल पब्लिक डेट है वो बढ़ने वाला है। वाइल बोरोइंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने ऊपर देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए कैसा है, सही है, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से बोरो करना पड़ रहा है तो वो तो इकोनॉमी के लिए सही है। बोरोइंग टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट फ्रेंड ऊपर थी, और उसमें उसको कवर करने के लिए अगर आपको लेना पड़ रहा है, मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है, तो वो आपकी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं है। इसमें फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी गवर्नमेंट की, और उसके लिए सही नहीं है। और इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, फिजिकल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि फालतू का खर्चा कहीं डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में नहीं करना है, जो फालतू चीज़ों में, यानी कि फालतू चीज़ें नहीं कहेंगे, यानी कि मतलब कम रिलेवेंट चीज़ें हैं, इकोनॉमी के ऊपर घाटा आ सकता है, ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिजिकल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट में नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग रेवेन्यू। अब यहाँ पे इस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या है, फिजिकल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और ये कैसे आ सकता है, तो रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू को ज़्यादा करना है, इंक्रीज़ करवाना है। ये रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है फ्रेंड, तो हर बार गवर्नमेंट बजट में क्या करती है, टैक्स रिफॉर्म करती है। जैसे जीएसटी लाया गया, जीएसटी की वजह से अब एकदम सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, तो ऐसे टैक्स रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े और फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, अगर कहीं पे टैक्स कलेक्शन सही से नहीं हो रहा है, कोई लोग छूट रहे हैं और वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो उनके पास से टैक्स कलेक्शन करो और एफिशिएंटली करो ताकि खर्चा कम हो और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो। एंड कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर यानी कि अगर गवर्नमेंट के कोई ऑफिस में एक एसी की ज़रूरत है तो वहाँ पे एक ही लगाओ, 2 एसी नहीं लगाना है। या बुके है, या फिर यहाँ पे कहीं नया कोई ब्रिज बनाया और उसको क्या इनोग्रेट करना है, तो उसको ऑनलाइन डायरेक्ट करवा लो सीएम के पास से, कहीं पे ऑफलाइन वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम करना है। ये सब जो एक्सपेंसेस है उसको टाला जा सकता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस नहीं करना है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना है। एंड रेशनलाइजिंग सब्सिडी एंड वेलफेयर प्रोग्राम, रेशनलाइजिंग सब्सिडी यानी कि जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ों में ही सब्सिडी देना है। एंड वेलफेयर प्रोग्राम में तो ये फिजिकल डिसिप्लिन आ सकती है और इसमें रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, परसिस्टेंट अगर रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा ना, परसिस्टेंट रेवेन्यू डेफिसिट, उसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हो सकता है कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ पे। इट में लीड टू हायर डेट टू जीडीपी रेशियो, हमारा जो जितना जीडीपी है, जीडीपी के सामने डेट ज़्यादा रहेगा, हमारा डेट ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट थी। अब उसको कवर करने के लिए क्या किया हमने, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया या तो अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए, और इसकी वजह से गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है। तो हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी के सामने हमारा डेट बढ़ेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिसिट रही तो, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ मार्केट से ऐसे पैसे बोरो करती रहेगी और डेट हमारा है वो डेट बढ़ता रहेगा, और इसकी वजह से अब डेट बढ़ेगा। इनके पास से हमने मुफ्त में तो बॉन्ड से पैसे लिए नहीं, उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा बढ़ता रहेगा। एंड इसकी वजह से इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट जाएगा तो जहाँ पे जिस चीज़ पे ज़रूरत है उस चीज़ों में तो हम खर्चे नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज इंटरेस्ट पेमेंट एंड पोटेंशियली क्राउड आउट फंडिंग फॉर एसेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे कोई एसेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई नया हाईवे बनाना है, नई हॉस्पिटल बनानी है, नई स्कूल बनानी है, नए कोई एयरपोर्ट बनाने, तो उसमें हम खर्चा करना होगा, तो वहाँ तो हम खर्चा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। पॉलिसी मेजर्स, दिस मेजर्स कुड इंक्लूड इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू। अब इन सबको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग का एफिशिएंसी बढ़ाना है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है ताकि ओवरऑल रेवेन्यू फ्रेंड क्या होगा, बढ़े, ठीक है। ये हमने क्या देखा, रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया।
अब हमारा दूसरा जो डेफिसिट फ्रेंड आने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट और समझने में बहुत बार मुश्किल होती है, ठीक है। इस बार भी एग्जाम में, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में फिस्कल डेफिसिट को पूछा गया था। यहाँ पे हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज अ की इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्थ। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारा फाइनेंस कैसा है, उसको अगर समझना है तो हम फिस्कल डेफिसिट से अच्छे से समझ सकते तो ताकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट मेनली आप देखते होंगे 3 महीने में 4 महीने में फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा वो बाहर निकालती। और अगर स्टेट को भी कहीं पे ग्रांट वगैरह देना है तो उस स्टेट की फिस्कल डेफिसिट कितना है उसको ध्यान में रख के देती है। तो फिस्कल डेफिसिट वाला जो इंडिकेटर है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी की गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ जाननी है तो उसके लिए यूजफुल होता है। एंड रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। और फिस्कल डेफिसिट फ्रेंड क्या है ये, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। गवर्नमेंट का टोटल खर्च कितना होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फ्रेंड याद रखना, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, ठीक है फ्रेंड। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना फ्रेंड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। और गवर्नमेंट ने बाकी जो मनी बोरो करके जो लाया है, बोरो करके लाया गया है ना फ्रेंड, जो इंटरनल बोरोइंग बॉन्ड वगैरह इशू करके या आउटर जो वर्ल्ड बैंक या IMF या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के पास से जो बोरो करके लाए, तो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद में अगर डिफरेंस बचता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू में, उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। इट मेजर ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो to meet its expenditure when its total spending exceed the revenue it generate। गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा अगर उनका एक्सपेंडिचर है और उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा फ्रेंड, कितना बोरो करना पड़ेगा उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट फ्रेंड, ठीक है। अगर मेरे पास में क्या है फ्रेंड कि टोटल मेरा रिसिप्ट है, टोटल पहले हमने रेवेन्यू रिसिप्ट देखा था, सपोज वो तो 10,000, पर टोटल रिसिप्ट ऐसे अगर मेरा देखा जाए तो 20,000 है और उसमें 20,000 के सामने मेरा 25,000 क्या है, एक्सपेंडिचर है फ्रेंड, ठीक है। ये रिसिप्ट है टोटल और ये टोटल एक्सपेंडिचर 25,000। तो उसमें कितना डेफिसिट रहा, 5,000 का डेफिसिट रहा। और ये डेफिसिट को कैसे करना पड़ेगा, मुझे बोरो करके पूरा करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें बेस रखना है 25 है, 25 को बेस रखेंगे 5/25, अगर क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट कितना है 5,000, तो 5/25 इंटू 100 यानी कि कितना हुआ 20% फ्रेंड, ठीक है। ये 20% क्या हुआ, मेरा फिस्कल डेफिसिट हो गया फ्रेंड, 20% फिस्कल डेफिसिट हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह क्या है फ्रेंड, इसी तरह ही फिस्कल डेफिसिट को काउंट किया जाता है यहाँ पे फ्रेंड। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि मुझे मेरी फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट है और मुझे कितना बोरो करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट के की कंपोनेंट यहाँ पे फ्रेंड कौन से, एक है टोटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जितना होगा सारा का सारा इसमें टोटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बोथ ऑन रेवेन्यू अकाउंट वाला भी एक्सपेंडिचर, जैसे डे टू डे एक्सपेंस में सैलरी है, सब्सिडी देने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में जितना खर्चा हो रहा था वो रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएगा। और दूसरा कैपिटल अकाउंट, ये भी आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट करी या एक्सपेंडिचर करी, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर में आ गया। अब टोटल रेवेन्यू में क्या आएगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, दिस इंक्लूड टैक्स रेवेन्यू आएगा, इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा और ग्रांट आएगा। बोरोइंग आर एक्सक्लूडेड टू फोकस ऑन अंडरलाइंग फिस्कल पोजीशन, यहाँ पे बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब फिस्कल डेफिसिट है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड, इम्प्लीकेशन इसका क्या होने वाला है, यानी कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव जो समझे हम क्या होने वाला है। तो परसिस्टेंट हाई फिस्कल डेफिसिट, ऊपर हमने क्या देखा था, परसिस्टेंट रेवेन्यू डेफिसिट देखा था कि परसिस्टेंट रेवेन्यू डेफिसिट होती है तो मार्केट के लिए सही नहीं है क्योंकि क्राउडिंग आउट होता है और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो एसेंशियल आइटम्स है उसके ऊपर हम खर्चा नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर परसिस्टेंट हाई फिस्कल डेफिसिट रहता है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या और कंसर्न रहने वाली है, concerns about the government's ability to service its debt
एंड में रिजल्ट इन हायर इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे भी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और जो इसका डेट की सर्विस है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू मीट हिज स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसका फिजिकल डेफिसिट का ये इम्पैक्ट होने वाला है। इसमें भी क्या है फ्रेंड, फिजिकल डेफिसिट डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट कैन बी डेलिब्रेट पॉलिसी चॉइस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब ये फिजिकल डेफिसिट है फ्रेंड, फिजिकल डेफिसिट वाला प्रॉब्लम, तो जब हमारी इकोनॉमी डाउन टर्म में होती है, डाउन टर्म यानी कि जब हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, स्लो डाउन में होती है, उस टाइम में फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा अच्छा चॉइस है फ्रेंड, ठीक है, ज़्यादा अच्छा चॉइस है ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न टू स्टिमुलेट ग्रोथ थ्रू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया जा सके और गवर्नमेंट क्या कर सके, इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ा सके। तो जब भी हमारी इकोनॉमी में अगर डाउन टर्न होता है, स्लो डाउन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड, गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करती है और इंटरेस्ट रेट भी कम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट मार्केट में स्पेंडिंग बढ़ाएगी, बैंकों को बोलेगी कि आप इंटरेस्ट कम कीजिए, आप टैक्स, और गवर्नमेंट बजट के थ्रू टैक्स कम करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो स्पेंड करेंगे, उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फिजिकल डेफिसिट है। इस सिचुएशन में, इकोनॉमिक डाउन टर्म वाली सिचुएशन में अच्छा रहेगा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अचीव करवाने के लिए। फिजिकल डेफिसिट डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ग्रोथ स्टिमुलेशन एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। अब रिलेशन टू गवर्नमेंट डेट, द फिजिकल डेफिसिट कंट्रीब्यूट टू एक्यूमुलेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट। यहाँ पे जब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट का डेट भी वो बढ़ता रहेगा। व्हेन गवर्नमेंट रन्स अ फिजिकल डेफिसिट, जब भी गवर्नमेंट के पास फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होती है, इट टिपिकली बोरो टू कवर द गैप बिटवीन स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करती है। अब यहाँ पे इन सब के मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है फ्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी वगैरह में, इन्फ्लेशन वगैरह में इसके फिजिकल डेफिसिट के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं फ्रेंड, ये हम समझेंगे। फिजिकल डेफिसिट हैज अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर द इकोनॉमी में इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशन रहेंगे। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन भी मार्केट में बढ़ेगा एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे। गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर देयर फिजिकल डेफिसिट एज पार्ट ऑफ देयर फिजिकल पॉलिसी मैनेजमेंट। फिजिकल पॉलिसी के मैनेजमेंट के पार्ट के तौर पे गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को देखेंगी, एमिंग टू स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट मैट्रिक फॉर एसेसिंग गवर्नमेंट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी। ये हमने समझ लिया फ्रेंड। अब हम तीसरा चीज़ है प्राइमरी डेफिसिट को समझेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इज अ की फिजिकल मैट्रिक, ये भी एक अच्छा फिजिकल मैट्रिक है दैट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी मेजर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जितना भी डेट है, हमने पहले देखा था फिजिकल डेफिसिट वगैरह को कवर करने के लिए क्या गवर्नमेंट करती है, तो मार्केट में बॉन्ड वगैरह इश्यू करके गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेगी। अब उस बोरो को जो किया है बोरो, उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है, हर बार इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो ये डेट है, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रही है, उसको यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में काउंट नहीं किया जाता, इसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रेंड। तो फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट एंड इट्स रेवेन्यू, यानी डिफरेंस किसके बीच में, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट इसको काउंट नहीं किया जाएगा। Essentially, primary deficit provide insight into government fiscal position. गवर्नमेंट की फिजिकल पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे हम प्राइमरी डेफिसिट को समझते हैं इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। नेट इंटरेस्ट हमने क्या पेमेंट किया, तो प्राइमरी डेफिसिट का ये दूसरा डेफिनेशन है फ्रेंड। फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट ऑन डेट जो पे किया था उसको अगर निकाल दे, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। पर हम प्राइमरी डेफिसिट को इसी वे में समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट एंड इट्स टोटल रेवेन्यू। प्राइमरी डेफिसिट है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा,
इट हेल्प एसेस वेदर द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू कवर ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंस और टू सर्विस एग्जिस्टिंग डेट। इस चीज़ को क्या करते हैं, ये एसेस करते हैं कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है ऑनगोइंग ऑपरेशनल एक्सपेंस को यहाँ पे कवर करने के लिए और सर्विस करने के लिए एग्जिस्टिंग डेट को सर्व करने के लिए। दिस मेर इज कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिजिकल पॉलिसी, और यहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी सही है या नहीं है। वेल सम लेवल ऑफ बोरोइंग में भी नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप थोड़ा कुछ लेवल पे अगर आप बोरो कर रहे हो तो बोरो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एस्पिरेशनल ज़्यादा होती है तब बोरो करती है। पर अगर ये बोरो ज़्यादा ही बढ़ जाए, एक्सेसिवली हाई प्राइमरी डेफिसिट यानी कि ज़्यादा ही बोरो कर रही है, तो इसकी वजह से फिजिकल चैलेंजेस आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जैसी क्राइसिस हो सकती है फ्रेंड इसकी वजह से। ओके, अब लास्ट हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने रेवेन्यू डेफिसिट समझा था सबसे पहले, अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूड सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट आर कंसिडर्ड प्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल इन नेचर। कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर होता है फ्रेंड जो लगता है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और वो कुछ अच्छी चीज़ें जो प्रोडक्टिव चीज़ें उसको बनाने में, सपोज कोई ऐसा खर्चा है जो स्कूल कहीं पे बनाने में काम आ रहा है। अब स्कूल क्या है, कैपिटल है, और उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कहाँ से, रेवेन्यू पार्ट से हो रहा है, तो ये प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, इसमें ये जो ऐसा एक्सपेंडिचर है दैट आर कंसिडर प्रोडक्टिव जो कंसिडर किया जाता है, या डेवलपमेंटल इन नेचर, तो इसको इस चीज़ से बाहर रखा जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। द आइडिया इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दोज दैट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन और एसेट क्रिएशन। इसकी वजह से क्या है, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा जाएगा। एक ही रेगुलर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, और दूसरा ऐसा एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसमें नया कुछ कैपिटल या तो एसेट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड प्रोडक्टिव या डेवलपमेंट नेचर का था, जो स्कूल नहीं बनी उसमें अगर खर्चा हुआ तो वो प्रोडक्टिव यूज़ है, वहाँ पे एसेट एक नया क्रिएट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन दोनों को अलग रखने के लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को काउंट किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट में से इस चीज़ को निकाल दिया जाएगा, नेट ग्रांट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। फोकस ऑन कैपिटल फॉर्मेशन बाय एक्सक्लूडिंग ग्रांट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दें, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एम क्या है इसका, टू फोकस ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे फोकस करना, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। जो चीज़ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करे उसी चीज़ पे सिर्फ फोकस करने के लिए क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लाया गया है। देयर बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है या गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू फिजिकल डिसिप्लिन के लिए, कि गवर्नमेंट कितनी कमिट है अपने फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। Developmental expenditure, it acknowledge that some revenue expenditure contribute to long term development में contribute करती है, such as investment in infrastructure, education and healthcare, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे हम ये डेफिसिट ट्रेंड देखते हैं ओवर द ईयर, कि हमारा डेफिसिट किस तरह का रहा है, डेफिसिट ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2013-14 से लेके 2000 बजट एस्टीमेट 2024-25 का एस्टीमेट तक रखा गया है। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग टाइप की, सबसे नीचे दिखाया गया प्राइमरी डेफिसिट है, देन आफ्टर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, उसके ऊपर रेवेन्यू डेफिसिट एंड देन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है फ्रेंड। ये दिखाया गया है, ये अलग अलग यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे पूरा का पूरा अलग अलग लेवलिंग किया गया है, और यहाँ पे ईयर दिखाया गया है कि कुछ टाइम में पहले हमारी 2013-14 से लेके 2019-20 तक सब अंडर कंट्रोल था, ठीक है। अंडर कैसे कि प्राइमरी डेफिसिट थी 1.1 से लेके 1.6 था, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.9 से लेके 2.4 तक रही। यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है वो 3.2 से लेके कम भी हुए और बीच में, और 3.3 पे भी आके रुके 19-20 में। फिर फिजिकल डेफिसिट 4.5 से लेके 4.6 तक इसी रेंज पे फ्रेंड यहाँ पे रही। पर अब 2021 में उस टाइम क्या आया, कोविड-19 आया फ्रेंड, ठीक है। कोविड-19 आया, उस टाइम में सारी की सारी डेफिसिट अचानक से क्या हुई, एक स्पाइक आया, उसमें एक बढ़ गई, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे जैसे प्राइमरी डेफिसिट थी 1.6 19-20 में थी, वो 2021 में डायरेक्ट 5.8 पे चली गई फ्रेंड। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.4 से लेकर 6.2 तक एकदम अचानक चली गई। फिर जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 3.3 से लेकर डायरेक्ट 7.3 हो गई, और फिजिकल डेफिसिट 4.6 से 9.2 इतना हो गई, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ने तो अपनी जो लिमिटेशन थी FRBM एक्ट में, उससे काफ़ी गुना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई फ्रेंड, ओके।
कोविड के बाद में 21 से 22 में फिर धीमे धीमे एक नीचे आने लगा और ये 3.3 से लेके 0.8 तक प्राइमरी डेफिसिट आ गई। फिर उसी 3.3 से लेके 1.5 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, 4.4 से 2.0 तक रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट कितना रहा फ्रेंड, 9.2 से 6.8 एंड वहाँ से 5.1। तो अब काफ़ी एक कंट्रोल में, पर फिजिकल डेफिसिट ये 26 तक 5.1 से 4.5 तक ले जाना है फ्रेंड, ठीक है। ये एक टारगेट है अब। तो इस तरह का ट्रेंड रहा है फ्रेंड, ये देखना है हमें सब ट्रेंड में। और ये जो डेफिसिट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में हम इसको काउंट करते थे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आज का टॉपिक रखते हैं जनरल बजटिंग को। अब नेक्स्ट हम सेकंड टॉपिक में बजटिंग को पूरा कर लेंगे, फिर हम नए टाइप